अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीश। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, दूसरी बार वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और आज अपनी मेडन स्पीच के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। एक तो कुछ माजी के झरोकों में गए, कुछ अपने साथ हुई हुई ज़्यादतियों का जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब की हुकूमतों का जिक्र किया कि हर बार तख्ता उल्टाया गया लेकिन उन्होंने कभी बदला नहीं लिया। फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए उनका नाम लिए बगैर ये कहा कि जब उनका वक्त आया तो उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर भी उगला और फिर 9 मई को अफवाज पाकिस्तान की जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर बाकायदा हमला भी किया। फिर उन्होंने माशी चैलेंजेस का जिक्र किया और कहा कि जल्द वो इसको अबूर भी कर लेंगे। उमर अयूब साहब की जो कि कायदे ऐवान के लिए उनके मद्दे मुकाबिल थे इस इंतखाब में, उनकी जब तकरीर का वक्त आया तो हमने देखा कि PTV ने उसको नशर नहीं किया, जिस पर उन्होंने शिकायत की। बाद अज़ा फिर हमने देखा कि फिर वो नशर भी की गई और उसके बाद का जो आगाज़ है उसके हवाले से उमर अयूब साहब का ये कहना है कि ये अच्छा आगाज़ नहीं था। उमर अयूब साहब ने भी अपनी तकरीर में तनकीद के निश्तर चलाए, इंतखाबी अमल, उससे कबल और इमरान खान साहब के हवाले से जो केसेस बनाए गए उस सब का उन्होंने जिक्र किया और कहा ये ज़्यादतियाँ की गई हैं। बहरहाल इस आज के जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन है उसके हवाले से भी उनका ये कहना था कि वो बिल्कुल इस इलेक्शन को नहीं मानते क्योंकि हाउस जो है वो इनकम्प्लीट था और साथ ही उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि वो फॉर्म 47 की पैदावार हैं। ये तमाम वो मामलात हैं, लेकिन माशी चैलेंजेस अपनी जगह जिनका आज तस्करा नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किया और ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं और इनसे निबर्द आज़मा ये मौजूदा हुकूमत होगी जब ये पूरी तश्कील हो जाएगी, यानी वो अपनी काबीना की सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इस इत्तेहाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट शामिल है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे मिफ्ता इस्माइल साहब से, फॉर्म ऑफ मिनिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले तो मिफ्ता साहब, लेट्स स्टार्ट विद दिस। शहबाज शरीफ साहब की क्योंकि मेडन स्पीच थी, जो इकॉनमी के हवाले से जो बहुत सारे मसाइल का उनको इदराक है उसका जिक्र किया। फिर उन्होंने ये भी कहा तारीख देने को नवाज शरीफ साहब हमेशा मना करते हैं, लेकिन 1 साल का वक्त लगभग उन्होंने कहा लगेगा कि कुछ सेफ पोजीशन आएंगी। व्हाट्स द टेक अवे टू स्टार्ट विद ऑफ द स्पीच? आपका टेक अवे रिगार्डिंग द इकोनॉमी? देखिए, जो उन्होंने कुछ बेसिक नंबर्स बताए कि NFC अवार्ड को के पैसे देने के बाद सूबों को आपके पास बचते कुछ 7,000 अरब रुपए हैं और आपको 8,000 रुपये तो सूद देना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि वफाकी हुकूमत के तमाम अखराजात जो हैं वो कर्ज पे होते हैं और अगर आप सूद भी रिकवर नहीं कर रहे तो आप मजीद कर्ज में जाते रहेंगे। और यही हमने देखा है कि जब से NFC अवार्ड पास हुआ है 2010 से, तो यही तारीख चल रही है। सही। इन्होंने इसकी बात की कि बिजली के खपत और रसद का जो इम्बैलेंस है और जितना हमने इसकी रसद बढ़ा दी है, सप्लाई बढ़ा दी है इसकी जो पावर प्लांट्स लगा के, तो उसके बाद 2100 अरब रुपए हमको डायरेक्ट देने पड़ते हैं उस पे कैपेसिटी पेमेंट्स में। तो 3800 अरब रुपए का खर्चा होता है बिजली के सेक्टर में और 2800 अरब रुपए जमा होते हैं, तो 1000 अरब रुपए का आज भी उधर नुकसान है। उन्होंने गैस की बात नहीं की कि वहाँ पे भी तकरीबन 500-800 अरब रुपए का सालाना नुकसान या शायद उससे ज़्यादा हो गया है और हो रहा है। और तो इनको ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स पता थे, लेकिन जो सॉल्यूशंस उन्होंने दिए उसमें मुझे नहीं लगा कि वो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स का इदराक है, प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई बात, लेकिन वो सॉल्व करने की तरफ मुझे नहीं लगता कि जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बात करी बसों का जाल बिछाने की, मिसाल के तौर पे सूबों के साथ मिलकर। लेकिन सीरियसली आई मीन इस वक्त हमको फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना चाहिए क्या मजीद बस के जाल बिछाने के लिए? एक आध जगह हो सकता है, लेकिन अगर आप जाल बिछाने की बात कर रहे हैं, सही। इन्होंने बात की कि हम होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। वहाँ मैंने इनकी बात सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, बिकॉज आई वाज होपिंग कि वो कहेंगे कि हम पूरे पाकिस्तान में टेस्ट कराएंगे प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स में और 7, 8, 10, 15 साल के जो होशियार तरीन बच्चे हैं उनको पाकिस्तान की बेहतरीन स्कूलों में भेजेंगे, ग्रामर स्कूल, HSN कॉलेज, बीकन हाउस, वगैरह वगैरह, और उसके हम खर्चा देंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा हम तो इनको फॉरेन स्कॉलरशिप देंगे। तो वो तो आप चंद एक 100, 150, 200 फॉरेन स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भेज देंगे। दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू एनीथिंग। आपको होशियार तरीन बच्चों को ऊपर लेकर आना है, तो वो मुझे नज़र नहीं आया। जो कमिटमेंट है, इट इज़ नॉट कि शहबाज शरीफ डज नॉट नो द प्रॉब्लम, ही नोज द प्रॉब्लम एब्सोल्यूट, ठीक है, लेकिन जो सोल्यूशंस चाहिए, जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स चाहिए, जो निचकारी करनी होगी,
अगर कीमतें बिजली और गैस की कम करनी है तो निजकारी के थ्रू ही हो सकती हैं। अगर आपको फंडामेंटल रिफॉर्म्स चाहिए तो आपको टैक्सेशन और एनएफसी अवार्ड को फिर से देखना होगा। आपको टैक्स बढ़ाना है तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स देखना होगा। ये अगर आप दुकानदारों के ऊपर टैक्स नहीं लगाते तो आप टैक्स नहीं बढ़ा सकते। इस पाकिस्तान का 10% ऑफ जीडीपी रह गया है। तो ये चीजें करना, ये कहना, चलो आपको हो सकता है प्रॉब्लम भी समझ में आता है, लेकिन आपको वो सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना जो ओनली सोल्यूशंस हैं। अच्छा। तो ये एक टफ टाइम होगा, देखें क्या होता है। अच्छा, तो चलें, ये तो वाज योर टेक अवे। और इन जो प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशन है उसका आप काफ़ी दफ़ा जिक्र भी करते हैं मिफ्ता साहब। किसी भी गवर्नमेंट का 100 दिन जो होते हैं, इनिशियल 100 डे प्लान जो होता है, सम वॉट मुझे लगता है कि वो उसकी जो सिमत होती है, डायरेक्शन होती है, वो समझ में आती है। इन योर ओपिनियन, आपको भी जाहिर है कि इन तमाम प्रॉब्लम्स का इदराक है, और अगर हम शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करें जो कि उन्होंने आज कहा कि वो इन चैलेंजेस को ज़रूर अबूर भी कर लेंगे, 100 दिन में वो क्या कोर अप्रोच होनी चाहिए जिससे हम समझें दैट आपकी इकॉनमी कम से कम उस पाथ के ऊपर ज़रूर चढ़ेगी जहां से फिर उस रनवे पे हम चले जाएं जहां वो टेक ऑफ चली जाए। अच्छा, ये सवाल बड़ा अच्छा है। और 100 दिन के अंदर दो चीज़ें जो करनी है आपने, एक तो IMF से एग्रीमेंट करना है, और अगर ये जो हम बातें सुन रहे हैं कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब अगर आएंगे फाइनेंस में, तो दैट्स, ये खुश आइन बात है। ये मतलब समझदार बैंकर हैं और मेरी अल्मा माटर वॉटन स्कूल यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया से पढ़े हुए हैं, तो मतलब मैं समझता हूँ कि वो समझ रखते हैं इकानमी की। तो दो चीज़ें करनी है, एक तो IMF से एग्रीमेंट करना है, फिर आपने एक बजट देना है, वो भी 100 डेज के अंदर तकरीबन आ जाएगा। उस बजट से हमको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट का डायरेक्शन क्या है। अगर तो मिसाल के तौर पर ये वो करते हैं कि जो मैंने किया था कि दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाते हैं, अगर ये प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लेना शुरू करते हैं, अगर ये बात करते हैं कि सूबों को हम थोड़े से कम पैसे देंगे लेकिन सूबे जो है वो एग्रीकल्चर टैक्स जमा करना शुरू कर दें, अगर ये जो आज शहबाज शरीफ ने बात की और जो बड़ी खुशाइन बात थी, आई शुड से, कि वो कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर पे 2 कंपनियों को तो रेट बढ़ा दिए, बाकी कंपनियों के ऊपर अल्लाह करे वो लेवी लगा दें, तो जिससे वफाक को कुछ पैसे मिलेंगे और फर्टिलाइजर की बिजनेस से, सब्सिडी के बिजनेस से जो हम फर्टिलाइजर कंपनीज को देते हैं उससे हुकूमत निकल जाए। ये मेरी बड़ी गहरानी रिक्वेस्ट थी शहबाज शरीफ से, और जब मैं वजीर था तो मैं ये प्रेजेंटेशन भी लेके गया था कि ये रेट्स बढ़ा दें और इसको हम इस तरह कर लेंगे। बहरहाल तो एक ये चीज़ हो जाएगी, इसके ऊपर आप लेवीज लगा दें और आप फर्टिलाइजर की बिजनेस से निकल जाएं, इसकी सब्सिडी सूबों को दे दें। अगर ये चीज़ हो जाती है, अगर बजट में आपको नजर आता है कि PSDP के ऊपर नए प्रोजेक्ट्स को एकदम जीरो रखा जाए, और अगर आपने देखा जाए कि BIS बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो गरीब लोगों को आप सब्सिडी देते हैं उसका क्वांटम बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो मुझे लगेगा कि ये हुकूमत जो है वो सही फैसलों की तरफ जा रही है और ये सही टेक ऑन करेगी। और अगर ये जो प्राइवेटाइजेशन जिस स्पीड से फवाद हसन फवाद और जिस फोकस से लेकर चल रहे थे, ऐसा ही कोई आदमी है उन्हीं को रखें और ऐसा किसी आदमी को लेकर आए जो उसको इस स्पीड से आगे लेकर जाए, तो काम हो सकता है। लेकिन ये बड़ा मसला है जो आपने प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया आज उन्होंने, जबकि PIA का स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का जिक्र जरूर किया। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जिक्र करती है। सो अगर हम ये मजीद डिले करते हैं द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस, लेट्स से कि 5 साल में भी वो नहीं कर सके, फिर कितना नुकसान होगा मिफ्ता साहब? हिसाब कर लीजिए कि 800 अरब रुपया, 700-800 अरब रुपया पिछले साल नुकसान किया है हुकूमत ने। आप हुकूमत के इदारों ने आप अगले 5 साल के अंदर प्रॉबली 4,500-5 हज़ार अरब रुपया और नुकसान कर देंगे। ये एक नुकसान होता है। उसके अलावा कंपनीज लाइक OGDC एंड PSO विच मेक अ लिटिल प्रॉफिट, को उनका कोई 1,000, 2,000, 3,000 अरब रुपए का लैक ऑफ प्रॉफिट का नुकसान है, अपॉर्चुनिटी का नुकसान है। तो 8,000 अरब रुपए का ये नुकसान हो जाता है कम से कम, और इकोनॉमी में इफिशिएंसी नहीं आती। अगर मिसाल के तौर पर हम PIA की निजकारी कर देते हैं तो एयरलाइन के फेयर कम हो जाएंगे। अगर लेस्को की, क्वेस्को की, मैपको की, पंजाब की, सिंध की, KP की और बलूचिस्तान की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर निजकारी कर देते हैं तो बिजली के नर्ख कम हो जाएंगे कंज्यूमर्स के लिए। अगर इनकी जनरेशन कंपनीज को हम प्राइवेट निजकारी कर देते हैं तो बिजली के नर्ख कम हो जाएंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर आप सुई गैसेस की दोनों कंपनियों की निजकारी कर देते हैं तो गैस की जो आपकी 17%, 15% गैस हवा में खो जाती है वो नहीं खोएगी। नहीं, लेकिन अब तक हम क्यों नहीं कर पाए और क्यों सियासी जमातें इससे कतराती हैं प्राइवेटाइजेशन से? ये मुश्किल फैसले वो नहीं कर सकते क्योंकि आपको इसमें लॉबीज को टेक ऑन करना होता है। प्राइवेट सेक्टर की बड़ी लॉबियां हैं इसके अंदर, यूनियंस की लॉबियां होती हैं, जो लोग चोरी कर रहे होते हैं उनको फायदा हो रहा होता है, बहुत लोगों की लॉबीज होती हैं। ये पर्टिकुलराइज्ड बेनिफिट्स हैं और जो आपके और जो जिनको फायदा होगा वो तो उसको थोड़ा थोड़ा फायदा होगा ना। हर कंज्यूमर का बिल 100 रुपए से नीचे चले जाएगा गैस का, लेकिन
जो जिनको नुकसान होगा उनको तो हज़ारों का जो गैस की चोरी कर रहे हैं मिसाल के तौर पे। तो हुकूमतें नहीं कर पाई हैं। हम हमेशा से ये करते थे कि हम सब्सिडीज़ देके कर्ज लेके सब्सिडीज़ दे देते थे। अब हमको कोई कर्ज भी नहीं देता है, हम नोटें छापते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है, तो हमारे पास दरवाजे बंद हो चुके हैं। अच्छा, अब हुकूमत को ये करना होगा। ये खाली कहना कि ये मसाइल हैं हमें पता है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर इसके जो मुश्किल फैसले हैं, मुश्किल जो इक़दाम हैं वो उठाने ज़रूरी वो है। मुश्किल। अच्छा, वो अपनी स्पीच में ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब का जिक्र करते रहे कि हमारे कायद हैं, हम इनसे रहनुमाई लेते रहेंगे, बट नवाज शरीफ साहब की जो स्टाइल ऑफ इकोनॉमी है इज़ अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो मुझे नज़र आई अब तक। और मैं ऑल्दो मैं ये नहीं कहती कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, आई मीन होनी चाहिए, लेकिन क्या वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और मुझे लगता है शायद आपने भी जिक्र किया बस का और सबका, जो हम मोटरवेज बनाते रहते और कई दफ़ा भी इलेक्शनरिंग में भी वादे किए गए, आई एम श्योर कि अगर वो इनको पूरा भी करते हैं उस हिसाब से, डू वी हैव द मार्केट्स? क्या मार्केट्स डेवलप हो रही है कि इन मोटरवेज को, मतलब आप बनाते हैं उसके इर्द गिर्द कुछ तो इस्टेब्लिश होना चाहिए ना, वो तो हमने नहीं देखा। अच्छा, इसमें मैं एक्चुअली आपको बताऊं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की जो फिलॉसफी में फ़र्क है कि मियाँ साहब एक्चुअली बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़्यादा फ्री मार्केट बिलीवर हैं। शहबाज शरीफ साहब थोड़े से स्टेटिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि हुकूमत के हाथ में चीज़ें रहें। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन के हक़ में हैं, लेकिन जब डार साहब थे तो वो थोड़ा थोड़ा इसको स्लो प्ले करते थे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ हिमसेल्फ रियली, मतलब जब फ्लड्स भी लास्ट टाइम आए थे तो उनकी ये सोच थी कि रादर देन आप हुकूमत घर बना के दे, हुकूमत को पैसे दे देना चाहिए लोगों को, लोग अपने घर खुद बना लेंगे, और वो सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है। और ये जो मैं कह रहा था कि बिस में आप पैसे दे दें, ये अच्छा तरीका है एज अपोज टू कि आप पीएचडीपी के अंदर चीज़ें करते रहे। तो ये आई थिंक यहाँ तो मियाँ साहब प्राइवेटाइजेशन चाहेंगे, जहाँ पर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, अगर मोटरवेज हैं वगैरह वगैरह, वो तो जाहिर है कि हुकूमत ही बना सकती है। मेरी गुजारिश इस वक्त ये है कि चाहे वो ML1 रेलवे लाइन हो, चाहे वो कोई मोटरवे हो या पावर प्लांट हो, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है कि ऐसी चीज़ें कर सके, और हुकूमत पाकिस्तान के पास फॉरेन करेंसी है ही नहीं। और हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम प्रोजेक्ट्स लगा देते हैं विदाउट थिंकिंग थ्रू कि इसके अंदर से क्या फॉरेन करेंसी आएगी। तो जो आपने बिजली के प्लांट्स लगाए हैं चाइना के, बिजली पाकिस्तान में ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि हमने करेंसी की गलत प्राइसिंग की थी, तो बिजली जो आपकी बनी वो हमने सिर्फ होम्स के अंदर यूज़ कर ली, हमने शादी हॉल से चरागां कर लिए, हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई। पाकिस्तान में बिजली तो हमने डबल कर दी थी 13 से 18 में, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो डबल नहीं हुई, एक्सपोर्ट्स तो डबल नहीं हुए, तो आपके पास वसाइल कहाँ से आएंगे वो बिजली के बिल भरने के या वो बिजली के सर्विसेज करने के? तो आपने जो जैसे इंडस्ट्री का जिक्र किया, तो बिजनेसमैन के हवाले से मैं चाहूंगी कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए? आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं मिफ्ता साहब, फ्रॉम अंडर इनवॉइसिंग टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ टैक्स एवेजन भी होते हैं, हर तरह की चीज़ होती है यहाँ, बिजली गैस सब चोरी भी होता है, फिर उसके बाद जो कुछ है वो हमारे सामने, कहीं ग्रोथ हमें नज़र नहीं आती है। एंड आई क्लियरली रिमेंबर कि आपने कहा था कि हम जो भी बनाते हैं वो खुद कंज्यूम कर जाते हैं, एंड एलीट कैप्चर में है ये, एंड वी हैव टू गेट दिस इकोनॉमी आउट ऑफ दैट। इससे कैसे डील करना चाहिए बिजनेसमैन से? देखिए, रेट्स तो अब बिजली गैस के ऐसे हो गए कि इंडस्ट्री इस वक्त जो है वो नेट सब्सिडी दे रही होती है दीगर सेक्टर्स को। बिजली की जो नर्ख हैं उसमें इंडस्ट्री जो है वो 200-250 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है नॉन इंडस्ट्रियल सेक्टर को, डोमेस्टिक सेक्टर को। गैस के अंदर भी बहुत लंबी सब्सिडी, जहाँ पे 1400 रुपये रेट होना चाहिए गैस का, वहाँ पे बिजली का आपने 2900 रुपये, 2750 रुपये आपने रखा हुआ है गैस का बिल, अब 2750 इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्री एक्चुअली सब्सिडाइज कर रही है। एक ज़माने में एप्टमा की कुछ लॉबीज होती थी जिनको स्पेशल प्रेफरेंसेस मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो प्रॉब्लम और इंडस्ट्री को है वो, मतलब एक आध ज़रूर होगा, लेकिन कोई लार्ज स्केल चोरी नहीं कर रहे होते गैस। तो मसला ये है कि बिजनेसेस स्टिल हैव अ वे टू एवेड टैक्सेस। दो नौकरी लोगों के ऊपर नहीं है, नौकरी पेशा लोगों के पास कोई चांस नहीं, तो उनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, 35%। अगर आपके पास 25 लाख दुकानें पाकिस्तान में हैं और उसमें से 30 या 40 हज़ार दुकानें टैक्स भर रही हैं, तो ज़्यादती नहीं है। बताया कि मतलब 24 लाख 50 हज़ार दुकानें पाकिस्तान में टैक्स नहीं भरती। तो ये जो आप रोड बनाते हैं ये टैक्स के पैसों से बनते हैं ना, जिस पे गाड़ी चला के कोई आपकी दुकान पे आता है, जो स्ट्रीट लाइट लगती है वो टैक्स के पैसे से लगती है, जिसके सहारे रात के अंधेरे में कोई आपकी दुकान पे आता है। तो आपको टैक्स देना चाहिए, इंडस्ट्री को भी टैक्स देना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री को आपने क्या किया है कि यहाँ इतनी प्रोटेक्शन दे रखी है कि इट इज़ बेटर टू सेल इन द डोमेस्टिक मार्केट देन टू एक्सपोर्ट। तो आपको इंडस्ट्री को फोर्स करना होगा कैरेट एंड स्टिक के साथ कि आप एक्सपोर्ट करें, आप अपनी मसनूआत दुनिया भर में बेचें। तो अब अगर आपने सिर्फ पाकिस्तान में बेचना और आपने हर जगह ड्यूटियां इतनी लगा रखी है कि आप पाकिस्तान में कुछ भी बेच सकते हैं, प्रॉफिट
हैं, तो ये सही नहीं। अच्छा, अब एक मसला आया था, जैसे आप ताजिर के टैक्स की बात कर रहे हैं और उस वक्त ज़ाहिर आपको वापस लेना पड़ा था व्हाइल यू वर सर्विंग एज द फाइनेंस मिनिस्टर। ये मसला शहबाज शरीफ साहब को भी आ सकता है, क्योंकि सख्त फैसले जब अगर वो लेंगे, अगर उन्होंने लेने हैं, मतलब लेने चाहिए, तो आपके भी इल्म में है कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा, वहाँ मरीम नवाज साहिबा का पहला टेन्योर है बतौर वज़ीर आला, और वो मकबूल तरीन फैसले इस वक्त लेती नज़र आ रही हैं टू प्रोवाइड रिलीफ टू अ कॉमन मैन, और यहाँ होंगे सख्त तरीन फैसले। ये रेजिस्टेंस भी नज़र आ सकती है। देखिए, ये पाकिस्तान का अलमिया हो गया है कि आपने सूबों को इतने पैसे दे दिए हैं वाफर कि उनको टैक्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पंजाब की अगर 3300 अरब रुपए की इनकम है तो 2700 अरब रुपए तो डायरेक्ट सूबे फेडरल ट्रांसफ़र से आ जाते हैं। केपी और बलोचिस्तान केपी में ख्याल 20 या 30 अरब रुपए टोटल टैक्स जमा करता है, सारे के सारे पैसे वफाक से आते हैं। तो सूबे के चीफ मिनिस्टर खर्च कर रहे होते हैं और वफाक के पास जो है वो बुरा बनता है बेचारा, उसको टैक्स लगाना होता है। इसीलिए आपने देखा कि इलेक्शंस के बाद जब तक कि वो कमिश्नर इस्लामाबाद साहब का कुछ अरसे के लिए ज़मीर जागा और फिर और मज़ीद जाग गया कि कमिश्नर के बाद से पहले सब पार्टियां कह रही थी कि हम वफाक नहीं चाहते, हमें सूबे दे दो। तो वफाक में कोई हुकूमत ना हो, वफाक खुद चलता हो, हमें सूबे दे दो। तो फिर वो मतलब आप अजीब सा आपने एक सिस्टम कर रखा है, जिसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको सारे कौम के सियासी लीडरान को साथ बैठाना होगा और कहना होगा ये इस तरह नहीं चल सकता मुल्क भाई इतना बड़ा, आपने थोड़ा सा वफाक के फाइनेंस को भी ठीक करना होगा। और देयर आर अदर वेज ऑल्सो टू डू दिस। लेकिन अब चक्कर ये है कि देखें, इस बार मेरे ख्याल से अब जो काफ़ी मैंने भी और दोस्तों ने भी बड़ा शोर मचाया इस पे कि दुकानदारों को टैक्स देना चाहिए, सबको पता है। आई थिंक कि अब जब आप IMF से एग्रीमेंट करने बैठेंगे तो IMF भी आपसे ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मांगेगा जिसके तहत आपको थोड़ा सा टैक्स नेट को वाइडन करना पड़ेगा। आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड सैलरी प्राइसेस के लोगों के ऊपर से टैक्स नहीं ले सकते, आपने मजीद चीज़ों से टैक्स लेना होगा। साथ साथ इंशाल्लाह अगर इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएगा, जो कि हो जाना चाहिए था पिछली मरतबा से, शायद वो इनकमिंग गवर्नमेंट को खुश करने के लिए कि उनका इंतजार कर रहे थे, स्टेट बैंक ने नहीं किया, लेकिन इस बार मंथली इन्फ्लेशन 0% आया, तो मेरे ख्याल से अगली मरतबा 2% कम होना चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बिजनेसेस के लिए भी आसानी होगी और आप थोड़ा सा टैक्स जमा करने की हिम्मत पकड़नी होगी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 10 दिन के अंदर जो रिफंड है FBR को कहा है कि वो दे दे। इतना पैसा है इसलिए क्योंकि जहां तक है कि पैसे की भी तो इतनी कमी है, आपने अभी खुद भी जिक्र किया, वरना वो FBR को मुर्द इल्जाम ठहराएंगे और कार्रवाई करेंगे। FBR के रिफंड्स का इतना मसला नहीं है इस वक्त मेरे ख्याल से, लेकिन फास्ट रिफंड्स रोक दिए थे डार साहब के ज़माने में इस बार फिर, तो वो पता नहीं, मुझे इस वक्त नहीं पता, लेकिन वो हुकूमत पैसा तो होता ही है ना हुकूमत के पास में, तो हम तो छाप सकते हैं ना। सही, ओह यू राइट। अच्छा, आपने क्योंकि जिक्र किया कि जहाज़ेब साहब का जिक्र किया, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि ही इज़ द बैंकर, जी, जिनके बारे में मतलब इज़ इट प्रॉबेबली अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और वापस से इसाक डार साहब को ही बनाया गया, डू यू रियली थिंक, बिकॉज आप उनको भी समझते हैं कि उनका क्या तरीक़ाकार है फंक्शनिंग का, कि फिर ये जो हिमालय जैसे चैलेंजेस हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, उनको वो अबूर कर पाएंगे? देखिए, जो असल मसला हमारा मुल्क का है ना, वो अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम इतने बुरी हाल में हैं कि हमको IMF के अलावा कोई और लोन नहीं देता। हमको पैसों की ज़रूरत है, कर्ज की ज़रूरत है, क्योंकि फ़ॉरेन करेंसी हम नहीं छाप सकते। फ़ॉरेन करेंसी के लिए हमको कोई भी दुनिया में लोन नहीं दे रहा माँ सिवाय के IMF के। तो IMF का आखिरी दरवाज़ा रह गया है। IMF और डार साहब की जो रिलेशनशिप हो गई है पिछले, ख़ास तौर पे जो इन्होंने बातें की जब मैं वज़ीर था और फिर जब खुद वज़ीर थे, तो उसके बाद IMF के पास अगर डार साहब को भेजेंगे तो बेसिकली आप IMF को बोल रहे हैं कि वी जस्ट वांट योर मनी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिफॉर्म्स। तो ये आप सिग्नल दे रहे हैं। हम अक्सर कुछ जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कुछ बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये किस किस्म का हमें सिग्नल दे रहे हैं। तो हम भी सोचना चाहिए कि हम किस किस्म का सिग्नल IMF को दे रहे हैं कि हम कितना सीरियस हैं रिफॉर्म्स के लिए, या तुमसे रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के लिए अगर हम इनको लेकर आ रहे हैं। तो ये एक मसला है इसाक डार साहब। और IMF के हवाले से जो ख़त इस वक्त तहरीक इंसाफ बैक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लिखा है, आपके ख्याल से उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माँ सिवाय इसके कि ये इमरान खान साहब की मादरत के साथ एक जहनीत की अक्कासी करता है। ये इन्होंने 2014 में जब इन्होंने धरने फरमाए थे, उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक को लोन नहीं देंगे, तो वापस नहीं करेंगे, और आप इनको लोन ना, ये चोर हैं वगैरह वगैरह। फिर जब आए खुद भी तो RTS से आए थे ना। मैं बिल्कुल फॉर्म 47 को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज जब खान साहब फॉर्म 47 से आ रहे हैं तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि RTS से जीत के आए थे।
सो मतलब IMF का ये काम नहीं है। देखिए IMF, आप इस लाइक कि आप कार्डियोलॉजिस्ट को जाके बोले यार देखो मेरे घर पे फूल सही नहीं उग रहे, मेरा लॉन सही नहीं है, ये क्या बात है? IMF looks at your financials and decides to give you loan or not. IMF's job is not to look at your election audits. ये बांग्लादेश में भी काम करते हैं, ये गैम्बिया में भी काम करते हैं, जिम्बाब्वे में भी काम करते हैं। इनका ये काम नहीं है और इनको ये कहना भी नहीं चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लेटर क्यों लिखा है। इससे कोई ना सियासी फायदा होगा, ना पाकिस्तान को माशी फायदा होगा। ये सिर्फ एक स्टंट है और ना ही ना ही कोई पाकिस्तान को नुकसान होगा, जैसे कि इस वक्त PMLN कह रही है। कोई नुकसान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा साहब। वेलकम बैक। आज उमर अयूब साहब ने भी धुआंधार तकरीर की है और उसके बाद भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैरिस्टर गौहर के हमरा, उसमें आप सब जानते हैं कि वो इस वक्त इस ऐवान के अंदर वो कहते हैं कि वो नहीं चलने देंगे जब तक कि उनके मसाइल हल नहीं होते, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इंतखाबी नताइज के हवाले से उनकी शिकायत हैं उसका अजाला नहीं होता। हमारे साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से साहिबजादा हामिद रजा साहब चेयरमैन इस वक्त शरीक गुफ्तगू हैं। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा हामिद रजा साहब कि वैसे तो आज मेडन स्पीच में बड़ी किस्से किए शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन उन्होंने टुवर्ड्स द एंड ये भी कहा ना कि आइए मीसाके मईशत भी करते हैं, मीसाके मफाहमत भी करते हैं, तो एक अच्छा जेस्चर है। उन्होंने हाथ तो आगे बढ़ाया है। क्या आप लोग सब रेसिप्रोकेट करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो इसके पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि हमें सबसे पहले जो हमारे मैंडेट के ऊपर एक बाकायदा डाका डाला गया है और मैंडेट को चोरी किया गया है, और दूसरा उसके अंदर जो हमारी मखसूस नशिस्तों को अभी चोरी किया जा रहा है और उसको डिले करके दो पर मकासद अचीव किए जा रहे हैं। नंबर 1 ये कि प्रेसिडेंशियल इंतखाब के अंदर हमारे वोट कम हो सकें, और नंबर 2 ये कि सेनेट के अंदर हमारी नशिस्तों की 7 की करीब तादाद को कम किया जा सके। अगर ये दो चीजें हमें वापस करते हैं तो हमें कुछ शौक नहीं है, हम बिल्कुल उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप देखिए कि जो फॉर्म 47 के मुताबिक जाली मैंडेट लेके आए हुए लोग हैं, मेरिट भी आखिर कुछ चीज होता है, प्रिंसिपल्स कुछ चीज होते हैं, और फिर जिस तरीके से अभी पंजाब के अंदर हमारे लोगों को विक्टिमाइज किया जा रहा है पॉलिटिकली, गुज़श्ता रोज भी आपके इल्म है कितनी बड़ी तादाद के अंदर गिरफ्तारियां हुई, सहाफियों की गिरफ्तारियां हुई, इमरान रियाज की गिरफ्तारियां हुई, हम लोगों के ऊपर दोबारा विक्टिमाइजेशन का वही सिलसिला गुज़श्ता 3 दिनों से पंजाब के अंदर शुरू हो चुका है। तो इन हालात में मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब ने को खुलूस नीयत के साथ ये ऑफर की है। वो दरअसल एक वो पंजाबी में कहते हैं कि गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने की उन्होंने कोशिश की है, या लोगों को और कौम को गुमराह करने की कोशिश की है। एक्चुअल रियलिटी ये है कि ये अभी भी इंतकामी सियासत पर ही बिलीव करते हैं, और इन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद भी पहले मरहले में भी अपनी इंतकामी सियासत को ही प्रमोट किया है और उसे आगे लेके आए हैं। तो फिर मेरा नहीं कि मौजूदा ख्याल के मौजूदा हालात के अंदर हमें इनकी इस ऑफर को हमको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर पाएंगे और हम इनके साथ किसी किस्म का ताउन कर पाएंगे। जी अच्छा, ये बताएं कि जो आपने जिक्र किया कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, इसके दो पहलू हैं, एक सेनेट के हवाले से आपने कहा और दूसरा आपने सदर के इंतखाब के हवाले से कहा। तो क्या आप ये समझते हैं कि जरदारी साहब के टिकट्स के जो वोट्स हैं वो भी बड़े गिने चुने हैं और बहुत एक टफ मुकाबला हो सकता है अगर आपकी मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं? जी बिल्कुल, देखिए अगर तो मखसूस नशिस्तें हमें दी जाती हैं तो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएंगे। ये बहुत क्लोज कॉल होगी और इसके अंदर जाहिर है दोनों मैच्योर और सीजन पॉलिटिशियंस हैं, उनकी अपनी रूट्स हैं और फिर उनके अपने लिंक्स हैं, और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट वो छोटी पार्टियां जो कॉम्प्रेस पार्टियां थी या कुछ एक दो रिलीजियस पार्टीज जो हैं उनके साथ जो लिंक्स महमूद अचकज़ई साहब के हैं वो भी अच्छे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें मखसूस नशिस्तें हमारी दी जाती हैं तो इंशाल्लाह हम ये सीट प्रेसिडेंट की जीतने में कामयाब हो जाएंगे। तो फिर आप ये समझते हैं कि मखसूस नशिस्तों का फैसला सदर के इंतखाब से कबल नहीं होगा?
जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ, या अगर पहले इंतखाब से कबल दिया भी गया ये फैसला तो वो इस हिसाब से दिया जाएगा ताकि हम इसे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज न कर सकें और वहां से हम इस हवाले से कोई कानूनी फेवर ना हासिल कर सकें। हमारी अपनी असेसमेंट यही है कि इसी किस्म की स्ट्रेटजी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तो फिर मुझे ये बताएं हामिद रजा साहब कि जो ऐवान का जो आज भी मंजरनामा हमने देखा और 2 रोज से हम देख रहे हैं, आज तीसरा रोज कल भी होगा, तो क्या यही सब कुछ चलेगा? क्योंकि आप लोग बार बार ये कहते हैं कि ऐवान नहीं चलने देंगे, हम नहीं चलने देंगे, तो ये तो बड़ी इंस्टेबिलिटी की फिजा रहेगी। देखिए बहन, मैं आपको 2 बातें अर्ज करूं। हम इस ऐवान के अंदर जिस वक्त हमारे साथ धांधली हुई, हमारी 170 प्लस सीट्स के ऊपर जब डाका मारा गया और हमारी सिर्फ 93 सीट्स रह गई, तो हमने एक बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए और एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड का मुजाहरा करते हुए हमने ये ऐलान किया कि हम ऐवान के अंदर आ रहे हैं और उस वक्त तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी मखसूस नशीस्तें भी हमें मिल जाएंगी, जिसके बाद हम अराउंड 120 प्लस के ऊपर हम खड़े होंगे। तो लेकिन हमारी इस ऑफर को शायद हमारी कमजोरी समझा गया और मखसूस नशीस्तों के मामले को भी पेंडिंग कर दिया गया, जिसकी वजह से रवैयों के अंदर तलखी भी आई और जिसकी वजह से मामलात खराब भी हुए। अब गुज़श्ता 3 जो सेशंस हुए हैं आपके सामने, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वाला, उससे पहले इफ्तिताही इजलास और उसके बाद आज वज़ीर आज़म के इंतखाब वाला जो मामला है वो आपके सामने है। देखें, अगर तो हुकूमत खुलूस नीयत के साथ हमारे मैंडेट को तस्लीम करती और ये मखसूस नशीस्तें अलॉट कर दी जाती तो हमने तो एक बड़ा आईनी कानूनी तरीका इख्तियार किया था कि बाकी सीटों के ऊपर हमने कोई एहतजाज करने की बजाय हमने ये फैसला किया था कि हम इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर और उसके बाद अदालतों के अंदर जाएंगे और वहां से अपनी सीटों को क्लियर करवाएंगे, वहां पर अपनी धांधलियों के सबूत प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि हमारे साथ किसी किस्म का ताउन नहीं किया गया, बल्कि उल्टा जुल्म ये किया गया कि हमारी 2 नशीस्तें अभी तक छीनी जा चुकी हैं, यानी लोधरा वाली सीट हमारी और हमारी फैसलाबाद वाली एक सीट जो है, जब दोनों कैंडिडेट हलफ उठा चुके थे, उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो चुकी थी और वो नेशनल असेंबली के सेशन के अंदर मौजूद थे, तो उनकी एब्सेंस के अंदर रिकाउंटिंग करके उन दोनों को इलेक्शन हरवा दिया गया। तो फिर इन रवैयों के साथ आप हमसे ये उम्मीद तो नहीं रख सकते कि हम वहां पर को बड़ा आपके साथ ताउन करेंगे। और ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि ये ऐवान नहीं चलेगा। अच्छा। ये अगर ये समझते हैं कि ये अवाम के हक पे डाका मार के, ये हमारे मैंडेट को चोरी करके, ये इमरान खान के मैंडेट को चोरी करके ये यहाँ पर आकर तो दोबारा अपनी लूट मार का बाजार गर्म कर लेंगे, तो ये तो नहीं होगा किसी भी सूरत के अंदर। ये ऐवान चलेगा नहीं, ये मैं आपको गारंटी कर देता हूँ। चाहे कोई ऐसी कानून साजियां भी हो रही हों जो कि आप समझते हो कि बिल्कुल दुरुस्त हैं, पाकिस्तान के हक में हैं, होनी चाहिए, उस पर भी आप साथ नहीं देंगे? नहीं, देखिए मेरी एक बात सुने, एक सही तरीके को, एक सही काम को अगर गलत तरीके से किया जाए तो वो काम सही नहीं हो जाता। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि सबसे बड़ा ये जो जुल्म किया गया, आप ऐवान के अंदर जाएं, आपके सर के ऊपर कुरान पाक की आयत है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए मुबारक हैं और स्पीकर साहब की चेयर के ऊपर बाबा कौम की तस्वीर है। जिस ऐवान के अंदर हम कुरान की तहरीर जो छत के ऊपर मौजूद है, उसके साए तले हमारी बददियांती का ये आलम है। और जब हमारी तरफ बाबा कौम देख रहा होता है, हमारी बददियांती का ये आलम है कि हम अपने रवैयों पर, हम अपने जाली रिजल्ट्स के ऊपर किसी चीज पर पशेमान नहीं है, शर्मिंदा नहीं है। और आज आपने देखा कि जब उमर अयूब साहब पीटीआई के शोहदा की बात कर रहे थे तो जो वोटिंग हो रही थी वो पीएमएलएन की खवातीन की तरफ से थी। जब बेहिसी का मायार ये हो कि आप पॉलिटिकल वर्कर की शहादत के ऊपर आप वोटिंग करें और उसके आप वारसों को वोट करें, तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं कि मकसद है वहां पर क्या इन लोगों के अंदर कोई इंसानियत बाकी रही है, या इन लोगों का कोई रवैया जमहूरी है, या ये लोग को पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं? मेरा आई एम सॉरी टू से आज इतना एक देखें, जब पॉलिटिकल राइवल्स आमने सामने आते हैं तो ये कोई नई चीज नहीं है जो कुछ ऐवान में आज हुआ। ये 90s के एरा में भी यही कुछ होता रहा, लेकिन कम अज कम खवातीन का रवैया, छोटे छोटे मासूम बच्चों की शहादतों पर ऐसा नहीं होता। अगर अल्लाह ना करे आज नून लीग का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन किसी भी इंसिडेंट में शहीद हो जाए, तो क्या ये हक है हमारी किसी खातून को कि अगर उनकी पार्टी का कोई आदमी उनकी शहादत का तज़किरा करे तो वो वोटिंग करें, वो शाउट करें?
तो वो मजाक उड़ाए ऐसे तल्खियां शरीफ का। रहेंगी जब तक आप ये कहते हैं कि मामलात हल नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद रजा साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। इन्होंने साफ कह दिया है तहरीक इंसाफ पैक्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में भी जितने मेंबर्स हैं वो यही कहते हैं कि हम ऐवान को चलने नहीं देंगे जब तक कि हमारे मसाइल हल नहीं होते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे हमारे साथ होंगे मजहर अब्बास साहब। वेलकम बैक। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार मजहर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मजहर साहब। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि पीटीवी ने जिस तरह से जब उमर अयूब 1 घंटा से कुछ ज़ायद ही हमने देखा कि नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी और उसके बाद जब उमर अयूब साहब ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो फौरी तौर पर पीटीवी ने वो नशरियात से हटा दिया और जाहिर है कि फिर प्राइवेट चैनल्स के ऊपर वो आ नहीं सकती थी बिकॉज वहीं से फीड ली जाती है। मैसेज क्या मिला है मजहर साहब इससे कि जब आप ऑपोजिशन में जो लोग हैं उनको इस तरह से स्टार्ट में ही ब्लैकआउट करना शुरू कर दें? जी, मैसेज ये मिला है कि ना पहले इस मुल्क में जमहूरियत थी ना अब इस मुल्क में जमहूरियत आने जा रही है, क्योंकि किसी भी जमहूरियत का तसव्वुर नहीं है आज़ाद मीडिया के बगैर। बेशक। और जब मैं आज़ाद मीडिया कहता हूँ तो मैं जिम्मेदारी उसके साथ लगाता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी का तयन जो है वो रियासत या हुकूमत नहीं करेगी। जिम्मेदारी का तयन मुझे खुद करना पड़ेगा। ये जिस तरह पीटीवी क्योंकि बदकिस्मती से हमेशा से हुकूमतों के कंट्रोल में रहा है। हर सियासी जमात ने अपने मंशूर में लिखा कि वो इक़्तिदार में आने के बाद पीटीवी को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा बनाएंगे, लेकिन माशाअल्लाह से किसी ने ऐसा नहीं किया और ना अब ये कि ऐसा करेंगे। और सब आज़ादी सहाफ़त का राग अलापेंगे, लेकिन कोई आज़ादी सहाफ़त देने को तैयार नहीं है इस मुल्क में। दूसरी बात ये कि जिस तरह डिजिटल मीडिया है, अब डिजिटल मीडिया भी कंट्रोल में चला गया है। आपको पता है कि साबका ट्विटर या मौजूदा एक्स जो है उस पर 14 दिन से पाबंदी है। उसमें बाकी जो तरीक़ेकार है उस पर भी पाबंदी लगाई जा रही है और माशाल्लाह से अब तो ख़ुद सेनेट के अंदर ये करारदाद पेश की गई है और वो भी एक पीपल्स पार्टी के सेनेटर की तरफ से बिल्कुल जी मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, गो के पीपल्स पार्टी ने उससे लाताल्लुकी का इजहार किया। सवाल ये है कि लाताल्लुकी क्या चीज़ होती है? या तो उस मेंबर के ख़िलाफ़ एक्शन लें या उस मेंबर से कहें कि इस करारदाद को वापस लें। ये नहीं हो सकता कि कोई मेंबर ने अपने तौर पे वो कर दी है, अगर फ़र्ज़ करें उस पर डिबेट भी होती है, मंजूर भी हो जाती है, तो क्या आपकी लाताल्लुकी काफ़ी होगी? बिल्कुल। और इसके ऊपर तो मैं खैर मैं आपसे काफ़ी बात हम कर सकते हैं, लेकिन ज़रा सोशल मीडिया से क्यों इतने नाला नज़र आते हैं हमारे हुक्मरान? एक तरफ बात करते हैं, आज शहबाज शरीफ ने भी कहा आईटी के हवाले से ये फ़रोग़ देंगे वो, लेकिन जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हुए, सोशल मीडिया हुआ जिसे शैतानी मीडिया भी कहा गया, इससे इतने खाइफ क्यों हैं? आखिर मसला क्या है? देखिए, एक तो नादिया मसला ये है कि हमारे जितनी भी मीडिया स्टेक होल्डर्स हैं, हम अपने जितनी भी चाहे वो मालकान हों, वर्किंग जर्नलिस्ट हों, हम हुकूमतों से सिर्फ मराद की बात करते हैं। हम हुकूमतों से आज़ादी की बात नहीं करते कि हुकूमतें आज़ादी सहाफ़त को यकीनी बनाएं। जब आप मराद लेना शुरू करते हैं तो आपकी आज़ादी सहाफ़त की जो अल्फाज हैं वो नरम पड़ जाते हैं। मेरा ख़्याल में ये मीडिया स्टेक होल्डर्स को सोचना पड़ेगा कि हमने रेगुलेशंस बनानी हैं। डिजिटल मीडिया पर भी अगर जिम्मेदारियां हमने लगानी है कि हमने ये डिफाइन करना पड़ेगा इन चीज़ों को। किसी को भी बेलगाम जो आज़ादी जो है वो आप घर में नहीं देते, बेलगाम आज़ादी तो आप दूसरों से कैसे मांगते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मजहर साहब मुझे अब ये बताएं ना कि शहबाज शरीफ साहब और जो कुछ ऑपोजिशन हमें नजर आ रही है इस वक्त, ऑपोजिशन बार बार ये कह रही है, अभी हामिद रजा साहब भी हमारे साथ थे, वो कहते हैं हाँ नहीं चलने देंगे, हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। तो क्या 5 साल पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, आप सिस्टम का हिस्सा तो बन गए हैं। मतलब आप पार्लियामेंट में शोर करेंगे लेकिन ऑनरेरियम तो लेंगे वो पार्लियामेंट से। चीज़ सवाल ये है कि आप ठीक है, शोर शराबा ऑपोजिशन का हक होता है, करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन आपने इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लिया। जिस वक्त मैं इलेक्शन प्रोसेस में चला जाता हूँ तो मैं दरअसल उस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जब तक आप प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में गए ना, आपने उम्मीदवार खड़े किए, बहुत अच्छा किया। और मैं कहता हूँ कि पीटीआई ने
जब से उन पर इलेक्शन सिंबल लिया गया है, बहुत से लोगों का ख्याल था कि पीटीआई इलेक्शन का बॉयकॉट कर देगी। उन्होंने बहुत अच्छा सियासी फैसला किया कि वो सिस्टम में रहे। उन्होंने उस पूरे प्रोसेस में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की उन्होंने। अब शोर शराबा करना जाहिर है उनका हक है, हक बनता है, लेकिन पार्लियामेंट किस तरीके से चलेगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये तो हमें देखना पड़ेगा आगे जाके कि किस हद तक वो आगे जाते हैं, किस हद तक नहीं जाते, और आगे जाके क्या स्ट्रैटेजी बनेगी। लेकिन जाहिर है ये आसान नहीं होगा हुकूमत के लिए, क्योंकि एक तगड़ी ऑपोजिशन है। खुद हुकूमत के इत्तेहादी भी बहुत ज़्यादा उनसे मुतमईन नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सख्त नाला नज़र आते हैं, और अभी देखना है कि सदारती इलेक्शन में क्या सूरत हाल बनेगी, अभी सेनेट के इलेक्शन में क्या सूरत हाल बनेगी। तो एक हंगामा खेज जो है वो आगाज तो हुआ है। राइट। तो मजहर साहब, जो आपने इत्तेहादियों का भी जिक्र किया ना, इत्तेहादियों का आपने जिक्र किया, बार बार उमर अय्यूब साहब भी यही कहते हैं, और कल सरदार लतीफ़ खोसा भी यही कह रहे थे कि जो इत्तेहादी हैं या जो हुकूमती बेंचेस पर बैठे हैं, इनके चेहरे उतरे हुए हैं। आज तो उमर अय्यूब साहब ने कहा ऐसा लगता है जनाजे में आए हुए हैं, वो खुशी नज़र नहीं आती। जिस ऑपोजिशन का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि अहम किरदार जरदारी साहब भी हैं इस पूरे इत्तेहाद का, क्या वो 16 माह वाली जो हुकूमत थी उस तरह का पीपल्स पार्टी का रवैया होगा, या ये इस ऑपोजिशन से भी ज्यादा तगड़ी ऑपोजिशन होगी पीएमएलएन के लिए फ्रॉम विद इन? नहीं, मेरा ख्याल है ज्यादा मुश्किल में नजर आएगी ऑपोजिशन, हुकूमत। क्योंकि देखिए, नवाज शरीफ साहब ने ये चैलेंज कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ साहब को खुद इन सारे चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए था। अब शहबाज शरीफ साहब के लिए आधे वक्त में ये होगा कि किस तरह हुकूमत को मनाएं, और आधे वक्त में ये होगा किस तरह अपोजिशन को मनाएं। यानी जो है वो जो उनके हुकूमती इत्तेहादी हैं वो उनसे बारगेन करेंगे, जिसे क्रूड टर्म में ब्लैकमेलिंग भी कहा जाता है। एक कमज़ोर हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल होगा एक तगड़ी अपोजिशन के सामने, और यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा शहबाज शरीफ के लिए कि उनकी हुकूमत बहुत कमज़ोर है, उनके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी बड़े बड़े माशी फैसले करने हैं। ये हुकूमत ऐसी है ही नहीं कि ये अनपॉपुलर फैसले कर सके, क्योंकि जिस दिन आपने अनपॉपुलर फैसले किए, सबसे पहले पीपल्स पार्टी अपने आप को डिस्टेंस करेगी, एमक्यूएम अपने आप को डिस्टेंस करेगी, उसके बाद फिर आपके पास रह क्या जाएगा। अच्छा, लेकिन जो अनपॉपुलर फैसले हैं वो तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि माशी जितने भी फैसले होने हैं, स्पेशली आफ्टर IMF, ये तो नागुज़ीर हैं। अगर इस पर भी ये इत्तेहाद में बैठी हुई जमातें सियासत करती रहेंगी तो फिर तो पाकिस्तान की मईशत का अल्लाह ही हाफिज होगा। यही तो नादिया, यही तो सबसे बड़ा टेस्ट है, सबसे बड़ा इम्तिहान है, जिसके लिए नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को पीछे कर लिया, जबकि उन्हें खड़ा होना चाहिए था। और यही मेरी सबसे बड़ी तनकीद है नवाज शरीफ साहब के पास, कि सारा इलेक्शन, यानी इलेक्शन अगस्त में असेंबली डिसॉल्व हुई थी, नवंबर में हो जाने चाहिए थे, किस वजह से नहीं हुए थे? कि आप आ रहे थे, यानी मुस्लिम लीग नून ने सारा स्टेज तो आपके लिए सजाया था। और उसके बाद जब पीटीआई ने तमाम तर हरबों के बावजूद कामयाबी हासिल कर ली, वो एज ए सिंगल लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट ग्रुप उभरे, सामने आए और अपने आप को साबित किया, तो आप पीछे हट गए। तो और शहबाज शरीफ साहब को 16 महीने की भी जब हुकूमत मिली थी, वहाँ भी बड़ी गलती थी कि आप 16 महीने में हुकूमत में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इलेक्शन कराने। मजहर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं मजहर अब्बास साहब, सीनियर तज्जिया निगार। मजहर साहब, आपका तज्जिया क्या है कि नवाज शरीफ साहब पीछे क्यों हट गए? इसलिए कि सादा अक्सरियत नहीं मिली, ये जिद थी, या ये यहाँ आकर उन्होंने देखा कि चैलेंजेस इस कदर ज्यादा हैं कि इवन ही कांट हैंडल इट? शहबाज शरीफ, देखिए, नवाज शरीफ साहब माजरत के साथ उन्होंने जेल भी काटी है, नज़रबंदी भी काटी है, जिला वतन भी हुए, उन्हें लड़ाई के हुनर नहीं आते। मैं बहुत छोटा हूँ उनके सामने, लेकिन मैंने सियासत में लड़ाई देखी है, मैंने जद्दोजहद के रास्ते देखे हैं,
मैंने लोगों को मार खाते हुए देखा है, मैंने कैदोबंद की सोबतें लोगों को बर्दाश्त करते हुए देखी हैं। नवाज शरीफ साहब 2000 में भी इसी तरह चले गए थे और सारा बोझ जावेद हाशमी के सुपुर्द कर गए थे, और 2021 में भी इसी तरह चले गए। जब खड़े होने का टाइम आता है तो वो खड़े नहीं रह पाते हैं, और यही उनमें बहुत सी सियासी सलाहियतें हैं, वो उन्होंने बहुत से सियासी फैसले किए हैं, लेकिन यहाँ जब बात आती है तो मुझे लगता ये है कि उन्हें ये नज़र आया था कि अब चूंकि मेजॉरिटी नहीं आई है उस तरह, तो एक कोलिशन ही चलानी है, कमज़ोर हुकूमत ही चलानी है, लिहाजा वो कमज़ोर हुकूमत नहीं चलाना चाहते थे। हालांकि अगर वो होते, अब उनकी प्रेजेंस जो है वो वज़ीर आज़म की रेस में होते तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते थे। अच्छा। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि उन्होंने वो ये देखना चाहते हैं, बाकी कोई मामलात है उसका उन्हें इल्म होगा, लेकिन मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ के लिए बिल्कुल वही सूरत हाल है जो 16 महीने उन्होंने गुजारे हैं, उससे ज़्यादा मुख्तलिफ मुझे ये सूरत हाल नहीं लगती। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब और एनालिसिस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल भी असम्बली का इजलास होगा, कल भी यही धुआंधार तकारीर होंगी, और इस वक्त जो पार्लियामान का मूड है वो हम सबके सामने है। लेकिन जो पहले 100 दिन होंगे जब एक मरतबा हलफ बर्दारी हो जाती है शहबाज शरीफ साहब की, तो देखना है कि क्या वो तमाम तर इन तज्ज़िये की नफ़ी साबित होंगे, जो 100 डे प्लान है उनका क्या वो सख्त फैसलों का होगा, या फिर 16 माह की हुकूमत की तरह बस मनाते ही गुजर जाएगी और हमारे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो जूं के तू ही रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।